स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो देखें, मतलब अगर मैं आपको सिंपली बताना चाहूँ कि एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो है क्या, मतलब क्या है इसका एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मतलब कुछ इनहेरिटेंस के पैटर्न ऐसे होते हैं जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के कुछ रिलेशंस बताए थे, तो उन उन रिलेशंस को जो है वो फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं और उसी को हम कह रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप देख लें कि ये डोमिनेंस रिलेशंस क्या होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रास्टिंग अलील ऑन द सेम लोकस ऑन इन ऑन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंस रिलेशन। अब देखो ये डोमिनेंस रिलेशन क्या है। जिस तरह से हमें पता है कि जीन जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम पर। मिसाल के तौर पे ये क्रोमोसोम है और ये इसी का दूसरा जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये क्या है, ये दोनों पेयर है क्रोमोसोम का। इस पेयर को हम क्या कह रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इधर जो है वो एक जीन है कैपिटल आर और यहाँ जीन क्या है, स्मॉल आर। तो अब देखो ये दोनों जीन ये कंट्रास्टिंग जीन है और कंट्रास्टिंग जो ये कंट्रास्टिंग है, ये अलील है। मतलब एक जीन के जो हैं ये दो अलील हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अब इनका जो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है ये एक ही लोकस पर मौजूद है। आप देखें इनका लोकस क्या है, इनकी पोजीशन होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम है। लेकिन साइड बाय साइड इनका लोकस क्या है, इनका लोकस जो है वो सेम है। अगर इसको हम क्रोमोसोम के बगैर लिखूं तो मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा। तो देखें, कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रास्टिंग अलील ऑन द सेम लोकस, यानी एक ही लोकस पर इन कंट्रास्टिंग अलील का जो रिलेशन है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, उस रिलेशन को इज कॉल्ड डोमिनेंस रिलेशन। उस रिलेशन को क्या कहेंगे, डोमिनेंस रिलेशन। अब मेंडल ने जिस डोमिनेंस रिलेशन की बात की थी वो बात की थी कंप्लीट डोमिनेंस की। मेंडल ने किसकी बात की थी, कंप्लीट डोमिनेंस की। यानी अगर किसी इंडिविजुअल में कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाएगा तो कैपिटल आर डोमिनेट होगा कंप्लीटली किसके ऊपर, स्मॉल आर पर। मतलब प्लांट के सीड कैसे हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। पी प्लांट की अगर हम बात करें तो पी प्लांट पे कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल आर पर। इसी तरीके से कैपिटल वाई कंप्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल वाई पर। यानी येलो सीड, अगर आप किसी इंडिविजुअल में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों आ जाएं तो उसके सीड का कलर कैसा होगा, येलो, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेट है किस पर, स्मॉल वाई पर। तो कहता है कि मेंडल ने जो डोमिनेंस की बात की थी वो कौन सी डोमिनेंस थी, वो थी कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन तमाम हर कंडीशन के अंदर कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर दफा कंप्लीट डोमिनेंस हो। बाज दफा क्या होती है, बाज दफा एक्सेप्शंस भी जो है वो आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें अगर हम रेड फ्लावर वाले प्लांट को, होमोजाइगस रेड फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस कराएं किससे, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, तो उसमें जो इंडिविजुअल आते हैं वो पिंक आते हैं। यानी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई, ना रेड डोमिनेंट हुआ ना व्हाइट। तो ये डोमिनेंस कैसी हो गई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट एक्सेप्शन है किसका, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। क्योंकि मेंडल तो कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंप्लीट डोमिनेंस हो। बाज दफा क्या हो जाता है, बाज दफा इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आ जाती है। इसी तरीके से बाज दफा को डोमिनेंस भी आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस कराएं तो वो फ्लावर जो है वो, उसका कलर जो है, उसका कलर तो व्हाइट हो, लेकिन उसके ऊपर कौन से स्पॉट्स आ जाएं, उस पर रेड कलर के भी स्पॉट्स आ जाएं। तो इसका मतलब रेड और व्हाइट जीन दोनों ही डोमिनेंट हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो मेंडल के जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि मेंडल ने जो बात की थी वो कौन से रिलेशन की बात की थी, वो बात की थी उसने डोमिनेंस रिलेशन की। फिर एक और बात जब मेंडल ने की थी, मेंडल ने कहा था कि किसी भी जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। किसी भी जीन की जो है वो कितनी अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, टू अल्टरनेटिव फॉर्म मौजूद होती हैं, जिसको हम अलील कहते हैं। जैसे हाइट है, हाइट की उसने कहा दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक टॉल और एक ड्वार्फ। उसने कहा सीट का जो शेप है उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक राउंड और एक रिंकल्ड। इसी तरीके से अगर अब बात करें सीट के कलर की,
तो सीड के कलर की भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक येलो और एक ग्रीन। तो जो मेंडल ने स्टडी किए थे, वो हर जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म यानी 2 ही एलील्स को स्टडी किया था। हर जीन के 2 एलील्स को डिस्कस किया था। लेकिन बाज़ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको 2 से ज़्यादा एलील जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिस जिस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल एलील, जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील। जैसे हमारा ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो है वो किसकी एग्जांपल है? मल्टीपल एलील की। तो हमारे ब्लड ग्रुप को जो जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, 3 हैं एलील इसके, एक ए, एक बी और एक उसका एक रिसेसिव। ये 3 एलील कंट्रोल करते हैं, इससे डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो मल्टीपल एलील भी जो है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो अभी तक हमने क्या बात की? अभी तक मैंने आपसे बात की कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि डोमिनेंस रिलेशनशिप क्या होता है, तो डोमिनेंस रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक ही लोकस पर जो दो अलील मौजूद होते हैं, उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे या रिलेशनशिप है उनका आपस में, उसको कहेंगे डोमिनेंस रिलेशन। तो डोमिनेंस रिलेशन जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। डोमिनेंस रिलेशन, अगर हम डोमिनेंस रिलेशन ही की बात करें, तो यहाँ पर डोमिनेंस रिलेशन 3 तरह के हो सकते हैं। एक कंप्लीट डोमिनेंस हो सकता है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है और एक हो सकता है को डोमिनेंस। तो मेंडल ने जो बात की थी वो सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस की थी, इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस की बात नहीं की थी। इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस तो बाद में जब साइंटिस्ट आए, जेनेटिक्स पर उन्होंने काम किया, तो उन्हें पता लगा कि कंप्लीट डोमिनेंस के अलावा इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस भी होती है। तो यहाँ पर देख लें कि यहीं वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपकी बुक में जिस तरह लिखा है, मेंडल ऑब्जर्व ओनली वन फॉर्म ऑफ डोमिनेंस रिलेशन व्हिच इज कंप्लीट डोमिनेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने डोमिनेंस रिलेशन की कौन सी फॉर्म को स्टडी किया या कौन सी फॉर्म को ऑब्जर्व किया, तो आप बताओगे मेंडल ने सिर्फ कौन सी फॉर्म को ऑब्जर्व किया था? कंप्लीट डोमिनेंस को। लेकिन एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, अब एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्शन और मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब है कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, यानी ऐसी चीजें जिनको आप कंप्लीट डोमिनेंस की बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। दीज एक्सेप्शन हैव नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, यानी जो इनहेरिटेंस होती है जो एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, मतलब ये जो इनहेरिटेंस है, ये मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करती। व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस? दीज इनहेरिटेंस डू नॉट फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें कौन-कौन सी आ गई? इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गई, इसमें कोडोमिनेंस आ गया और इसमें क्या आ जाएगा? मल्टीपल एलील। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर दोज़ इनहेरिटेंस व्हिच आर नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न या व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो उस दोनों के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यही तीन होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील। अगर एमसीक्यूज में भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील को आप को अगर आप बात करोगे तो ये क्या है, ये बेसिकली मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते। सही ना? अगर ऐसे कोई एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कौन सी पैटर्न मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करती और ये तीनों ऑप्शन दिए जाएं उसके साथ ऑल ऑफ दीज दे दिया जाए, तो आप इसमें लिखोगे ऑल ऑफ दीज पर आपने टिक करना है। चलें वन बाय वन एक-एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे, फिर कोडोमिनेंस के, उसके बाद मल्टीपल एलील को। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इन 2 ही डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और एक इसको डिस्कस करेंगे, एक करेंगे कोडोमिनेंस को। तो चलें स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। तो देखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की इसकी डेफिनेशन समझने से पहले इसकी आप एग्जाम्पल समझ लें। देखें, एक प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं हम 4 o'clock प्लांट। इसको 4 o'clock प्लांट शायद इस वजह से कहते हैं कि 4 बजे इसके फ्लावर जो हैं वो खिलते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, उसको तो ज़्यादा ब्लूमिंग करते हैं, तो इसको इसको हम क्या कहते हैं, इस वजह से इस प्लांट को हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट।
अब ये 4 o'clock प्लांट का अगर आप साइंटिफिक नेम देखें, तो इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलस जलापा। ये इसका क्या है? ये इसका बॉटनिकल नेम है। आई थिंक उर्दू में इसको हम गुले अब्बास कहते हैं, 4 o'clock प्लांट को। तो ये जो 4 o'clock प्लांट होता है, इसके डिफरेंट शेड के फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स में इसके फ्लावर होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक होमोजाइगस रेड फ्लावर को, ऐसे फ्लावर को होमोजाइगस रेड फ्लावर को क्रॉस कराता हूँ होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर से। तो चलो होमोजाइगस रेड फ्लावर को हम शो कर देते हैं कैपिटल R1 कैपिटल R1। ये इसके जीन हो गए। और व्हाइट फ्लावर को जो है हम शो कर देते हैं R2 R2 से। दोनों के पास सेम जीन है, तो ये क्या हो गया? ये होमोजाइगस। होमोजाइगस 4 o'clock प्लांट होमोजाइगस रेड प्लांट को होमोजाइगस व्हाइट प्लांट से क्रॉस कराया, या ट्रू ब्रीडिंग रेड प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट प्लांट से जब आप क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने में आप सबसे पहले क्या बना लेते हैं? गैमेट्स। अब आपको पता है कि गैमेट्स के अंदर सिर्फ सिंगल जीन या सिंगल एलील जाता है। ये एक गैमेट बन गया और ये दूसरा गैमेट, इसके तमाम गैमेट ऐसे ही बनेंगे। अब अगर हम इनका आपस में फर्टिलाइजेशन कराते हैं और F1 जनरेशन में यहाँ से R1 आ गया और यहाँ से R2 आ गया, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट आएँगे वो कैसे आएँगे? ना वो रेड आएँगे और ना व्हाइट। वो कैसे आ जाएँगे? वो पिंक आ जाएँगे। मतलब ना रेड डोमिनेंट हो सका ना व्हाइट। डोमिनेंट कौन हो गया? कलर कैसा आ गया? एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गई। वो क्या है? वो है पिंक। आपको पता है रेड और व्हाइट का जो इंटरमीडिएट शेड है वो क्या है? पिंक है। तो एक इंटरमीडिएट कंडीशन जो है वो आ गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पिंक फ्लावर। अब देखें ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। पैरेंटल प्लांट जो है वो क्या है? होमोजाइगस। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर जो F1 प्लांट हैं, वो क्या हैं? वो हेटेरोजाइगस हैं, क्योंकि यहाँ कैपिटल R और स्मॉल r आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या हैं? ये हेटेरोजाइगस हैं। अब आ जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन की तरफ, जो यहाँ मैंने पहले से ही लिख कर रखी हुई है। When the heterozygous has a phenotype that is intermediate between those of its two parent। देखो ये हेटेरोजाइगस है। आपको पता है ना कि F1 प्लांट के अंदर क्या है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। और इस हेटेरोजाइगस का फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप है पिंक। तो कहता है जब हेटेरोजाइगस का फिनोटाइप इंटरमीडिएट हो बिटवीन दोज ऑफ इट्स टू पेरेंट। देखो इसके पेरेंट जो है रेड कलर वाले थे और व्हाइट कलर वाले थे। आपको पता है रेड और व्हाइट का जो इंटरमीडिएट कलर है वो क्या है? पिंक। जब आप रेड और व्हाइट कलर को मिलाते हो तो कौन सा कलर बन जाता है? पिंक कलर बन जाता है। तो हेटेरोजाइगस जब फिनोटाइप जो है वो इंटरमीडिएट हो बिटवीन दोज ऑफ टू पेरेंट्स, द डोमिनेंस रिलेशन बिटवीन पेरेंटल जीन्स इज सेड टू बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी अब इनका जो रिलेशन है, जो डोमिनेंस रिलेशन है इन दोनों जीन के दरमियान में, किसके दरमियान में? R1 और R2 के दरमियान में। इस डोमिनेंस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर रेड फ्लावर आ जाता या चलें व्हाइट ही आ जाता, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। अब देखें यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, एक एक जीन दूसरे जीन पर कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, तो दोनों को जो है हम कैपिटल लेटर से शो कर रहे हैं। स्मॉल केस लेटर से हम इनको शो नहीं कर रहे, क्योंकि कोई रेसेसिव है ही नहीं यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर हम इसको दोनों को किससे शो कर रहे हैं? कैपिटल लेटर्स से शो कर रहे हैं, स्मॉल केस लेटर से शो नहीं कर रहे हैं। अगर रेसेसिव होता फिर हम स्मॉल और आर जो है वो यूज करते। तो ये क्या है? ये एग्जांपल हो गई किसकी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अच्छा, अगर आप होमोजाइगस रेड फ्लावर को, मिसाल के तौर पे ये होमोजाइगस रेड फ्लावर है, इसको अगर आपस में क्रॉस कराते हैं, तो तमाम के तमाम फ्लावर कैसे होंगे? तमाम के तमाम फ्लावर रेड ही होंगे। इसी तरीके से अगर आप हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर को आपस में, सॉरी, होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर को आपस में क्रॉस कराते हो, तो भी तमाम के तमाम फ्लावर्स क्या होंगे? व्हाइट ही होंगे, यानी आपस में। लेकिन अगर रेड और व्हाइट का आपस में क्रॉस करा दोगे, तो कैसे फ्लावर आ जाएंगे? पिंक फ्लावर इसमें आ जाएंगे। चलें एक और चीज देख लेते हैं कि अगर हम इनको आपस में, अगर हम दो पिंक फ्लावर को आपस में क्रॉस करा दें, ये एक पिंक फ्लावर है और ये एक दूसरा पिंक फ्लावर है, इनको आपस में क्रॉस करा देते हैं, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कलर के फ्लावर्स अपेयर होंगे। आपको पता है ये F1 प्लांट्स के ऑफस्प्रिंग थे। सबसे पहले गैमेट्स बना लेंगे। अब यहाँ आपको पता है दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट में कैपिटल R1 जाएगा और दूसरे गैमेट में कैपिटल R2 जाएगा।
इसी तरह यहाँ पर भी R1 जाएगा और दूसरे गैमेट में R2 जाएगा। यहाँ पर पुनेट स्क्वायर के जरिए इनकी आपस में फ्यूजन करा देते हैं, एक तरफ मेल के गैमेट रख देते हैं और दूसरी तरफ ये फीमेल गैमेट रख देते हैं। ये मेल गैमेट अगर इस फीमेल गैमेट के साथ मिला तो फ्लावर होगा रेड। अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ मिला तो फ्लावर पिंक। ये मेल गैमेट अगर इस फीमेल गैमेट के साथ मिला तो फ्लावर पिंक। और ये R2 मिल गए तो फ्लावर होगा व्हाइट। तो इसमें एक जो है वो फ्लावर रेड आ रहा है, दो आपको पिंक मिल रहे हैं और एक जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? वो मिल रहा है व्हाइट। तो इसका फिनोटिपिक रेशो है 1:1 और इसका जीनोटिपिक रेशो भी 1:1 ही है, क्योंकि एक आपको होमोजाइगस रेड मिल रहे हैं, दो हेटेरोजाइगस आपको पिंक मिल रहे हैं और एक होमोजाइगस क्या मिल रहा है? व्हाइट मिल रहा है। तो याद रखिएगा, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस जो होते हैं इनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो कैसा होता है? इनका फिनोटिपिक और इनका जीनोटिपिक रेशो जो है वो सेम होता है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली। यहाँ पर इसके हेटेरोजाइगस को जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो कौन-कौन से पेयर हो जाएंगे। यहाँ इसका मतलब ये बात मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था यहाँ पर फिर ट्रू हुआ है। मतलब कैपिटल आर ने स्मॉल आर आर टू को या स्मॉल आर टू ने कैपिटल आर वन ने कैपिटल आर टू को खत्म यहाँ नहीं किया था। सिर्फ यहाँ पर क्या हो गई थी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई थी। F2 जनरेशन में दोबारा जो है वो व्हाइट और पिंक फ्लावर अपेयर हो गए। सॉरी, पिंक भी फ्लावर अपेयर हुए, व्हाइट भी हुए और रेड भी हुए, पिंक भी हुए और व्हाइट भी हो गए। रेड और व्हाइट का दोबारा पेयर होकर आ जाना इस बात को शो कर रहा है कि कैपिटल R1 और कैपिटल R2 ने एक दूसरे पर कोई असर नहीं डाला था। सही है ना? इसी वजह से ये दोबारा पेयर हो गए। अगर ये एक दूसरे को खत्म कर देते तो कभी भी जो है वो ये रेड और व्हाइट कैरेक्टर जो है वो F2 जनरेशन में दोबारा पेयर नहीं होते। इसके अलावा अगर आप अपनी बुक में देखें यहाँ पर एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक जेनेटिक प्रॉब्लम दी हुई है और इस जेनेटिक प्रॉब्लम में कह रहा है कि अगर व्हेन पिंक फ्लावर ऑफ 4 o'clock प्लांट, यानी को 4 o'clock प्लांट का कौन सा वाला फ्लावर है? पिंक फ्लावर है। आपको पता है कि पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या होता है? R1 R2 पिंक फ्लावर का जीनोटाइप होता है। कहता है व्हेन पिंक फ्लावर ऑफ 4 o'clock प्लांट इज क्रॉस विद रेड फ्लावर, इसको किससे क्रॉस कराना है? रेड फ्लावर से। और आपको पता है कि रेड फ्लावर का जो है वो जीनोटाइप क्या है? R1 इसको आपने रेड फ्लावर से जो है वो क्रॉस कराना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्लावर पिंक फ्लावर प्लांट रेशो ऑफ पिंक फ्लावर टू रेड फ्लावर प्लांट? यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनमें रेड फ्लावर आएंगे और कितने परसेंट चांसेस जो हैं वो पिंक फ्लावर आने के हैं? तो चलें इसका हम क्रॉस करा के देख लेते हैं। सबसे पहले गैमेट्स बना लें। ये दो गैमेट इसके बन गए और ये दो गैमेट इसके बन गए। इसके बाद पुनेट स्क्वायर बनाया, एक तरफ पिंक फ्लावर के जीन रख दिए, फिर पिंक फ्लावर के गैमेट रख दिए और दूसरी तरफ रेड फ्लावर के गैमेट आपने रख दिए। अब इन अगर ये कैपिटल R1 के साथ मिलेगा तो रेड कलर का फ्लावर आएगा। कैपिटल R1 और कैपिटल R1 जो है वो मिलेगा रेड फ्लावर के साथ, तो जो है वो यहाँ पर भी जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? रेशो जो है वो यहाँ पर भी R1 यानी रेशो जो ये आएगा यहाँ पर ये रेड फ्लावर ही आएगा। और यहाँ पर R1 R2 पिंक फ्लावर आ गया, R1 R2 यहाँ पर क्या आ गया? पिंक फ्लावर आ गया। मतलब 50% हमारे पास जो है वो रेड फ्लावर, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 50% रेड फ्लावर और 50% जो है वो कौन से वाले फ्लावर आ गए? पिंक फ्लावर जो है वो आ गए। तो मतलब रेड और पिंक फ्लावर जो है वो रेड फ्लावर जो है पिंक फ्लावर दोनों जो है वो 50-50% के साथ जो है वो अपेयर हो गए। अगर हम इनको रेशो में करें तो 1:1 जो है वो, या इसका जो है वो रेशो आ जाएगा। किसका? अगर हम बात करें किसकी फ्लावर्स की, इसकी जो है वो पिंक और रेड फ्लावर यानी इक्वल रेशो के साथ अगर आप बात करें तो रेशो जो आया है पिंक फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का जो रेशो आया है वो बिल्कुल क्या है? इक्वल है। तो ये तो हमने बात कर ली इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब आ जाते हैं कोडोमिनेंस की तरफ। तो सॉरी, कोडोमिनेंस में यहाँ मैंने एक मिनट
अब बात करेंगे हम किसकी? को-डोमिनेंस की बात करेंगे। तो को-डोमिनेंस की सिंपल सी बात है कि अगर दोनों ही अलील अपने आप को शो कर दें हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे co-dominance. Both contrasting allele at the same locus express independently without influencing each other. मतलब पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर उसमें एक फ्लावर में रेड कलर और व्हाइट कलर दोनों ही आ जाते तो हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या हो गया है, इसका जो है वो अब को-डोमिनेंस हो गई है। लेकिन यहाँ पर को-डोमिनेंस की एग्जांपल वही देखेंगे जो आपके बुक में जो है वो दी गई है। आपके बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है MN ब्लड ग्रुप। MN ब्लड ग्रुप। देखो आप लोगों को जो पता है, आपको ABO ब्लड ग्रुप के बारे में पता है। हम ज्यादातर जिस ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं वो है ABO ब्लड ग्रुप। लेकिन ब्लड ग्रुप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसके बारे में पहले आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन एक MN ब्लड ग्रुप भी होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? एक MN ब्लड ग्रुप भी होता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप M है, MN ब्लड ग्रुप में अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो M ब्लड ग्रुप है, M ब्लड ग्रुप अगर किसी का है, तो क्या होता है? एम ब्लड ग्रुप के जो ब्लड के सेल्स होते हैं, उनके पास एक एंटीजन होता है, एम एंटीजन। एंटीजन क्या है? एक प्रोटीन है। उनके ब्लड सेल्स पर क्या क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है, या एक आरबीसीज पर, जिसको हम क्या कहेंगे? आरबीसीज। इनके आरबीसीज पर एक मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन होता है, जिसको एम एंटीजन कहते हैं। और जिन लोगों का ब्लड ग्रुप एन ब्लड ग्रुप होता है, उनके पास जो एक मॉलिक्यूल होता है, एंटीजन होता है, वो कौन-सा होता है? एन एंटीजन होता है। उनके ब्लड पर क्या होता है? उनके ब्लड पर जो है वो एन एंटीजन जो है वो एंटीजन या प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो लगा होता है। किसके ऊपर? उनके आरबीसीज़ के ऊपर, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स पे लगा हुआ होता है। अब देखो, एमएन ब्लड ग्रुप, ये तो मैंने आपको बता दिया एमएन क्या है, ब्लड ग्रुप है। और इसको एमएन नाम क्यों दिया गया है? बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक इनके ऊपर जो है वो एम और एन जो है वो इनके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन मौजूद होते हैं। अब अगर एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप है एम, होमोजाइगस एम ब्लड ग्रुप है, उसका ब्लड ग्रुप है होमोजाइगस एम, होमोजाइगस एम ब्लड ग्रुप है। और दूसरा जो आप ये कह सकते हैं एक मेल है, जिसका ब्लड ग्रुप जो है, या हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो एम है, और जो वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो एन है। उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? एन हो गया। अब इसके बच्चों में अगर हम देखेंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो जब इसके गैमेट्स बनेंगे, यानी मेल के जब स्पर्म बनेंगे, तो मेल के स्पर्म एम वाले ब्लड ग्रुप, एम जीन ब्लड ग्रुप वाले एम जीन के होंगे। और इनके पास जो वाइफ का जो गैमेट्स बनेंगे, यानी जो एग बनेंगे, उनके पास जो जीन होगा वो कौन सा होगा? वो एन जीन होगा। जब एग और स्पर्म मिलेंगे, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें एल जीन भी आ जाए, एम जीन भी आ जाएगा और एन जीन भी आ जाएगा। अब ना एम और एन दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं है। अब बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ना एम होगा ना एन होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा एम एन। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? एमएन हो जाएगा। क्योंकि ना एम एन पर डोमिनेंट है, ना एन एम पर। दोनों एंटीजन आ जाएंगे उसके आरबीसीज पर, क्या आ जाएंगे? एम एंटीजन भी आ जाएगा और एन एंटीजन भी आ जाएगा। ये सेम अगर आप ए बी ब्लड ग्रुप में से मिसाल लेना चाहो, तो ए बी ब्लड ग्रुप भी जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? ए बी ब्लड ग्रुप भी कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल है। और एम एन ब्लड ग्रुप भी किसकी एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल है। क्योंकि एबी ब्लड ग्रुप में भी तो ऐसा ही होता है कि ए एंटीजन भी आ जाता है और बी एंटीजन भी एक आरबीसीज पर मौजूद होता है। और यहाँ एमएन ब्लड ग्रुप में एम और एन एंटीजन दोनों मौजूद होते हैं। तो देखो कोडोमिनेंस के अंदर क्या हो गया? बहुत कंट्रास्टिंग एलील। देखो ना, ए बी एक दूसरे के क्या है? कंट्रास्टिंग एलील है। एमएन क्या है? एक दूसरे के कंट्रास्टिंग एलील हैं। बहुत कंट्रास्टिंग एलील, और ये सेम लोकस पर, यानी सेम क्रोमोसोम पर, उसी लोकस पर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे लोकस, सेम लोकस पर ये मौजूद होंगे। एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, यानी दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। एम बी एंटीजन भी आ जाएगा और एन एंटीजन भी आ जाएगा। यहाँ ए एंटीजन भी आ गया और बी एंटीजन भी आ गया। जब दोनों ही जीन या दोनों ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर दें, तो इसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस। आपने याद रखनी है, अगर पेपर में ब्लड ग्रुप में से आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल है, एक तो एम एन ब्लड ग्रुप बताओगे और दूसरा क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसकी एग्जाम्पल है?
ये दोनों एग्जाम्पल हैं बेसिकली जो है वो को डोमिनेंस की। सो टुडे व्हाट आई टोल्ड यू, टुडे आई टोल्ड यू अबाउट exceptions of Mendelian inheritance. What is exceptions of Mendelian inheritance? Those inheritance pattern which are which not follow Mendelian inheritance, they are called they are called exceptions of Mendelian inheritance or non-Mendelian inheritance. After that, I told you that Mendel focus only complete dominance. Which dominance relation? Mendel focus only complete dominance. But there are two other form of dominance, which is incomplete dominance and codominance. Incomplete dominance and codominance do not follow Mendel inheritance pattern. After that, I told you that these are the pattern of inheritance which do not follow Mendelian pattern of inheritance, which is incomplete dominance, codominance, and multiple allele. After that, I told you about incomplete dominance. This is the definition of incomplete dominance, and I also explained this a definition of incomplete dominance with I have taken an example from 4 o'clock plant. After that, I told you about codominance, and in codominance, the example of codominance is Mn blood group in human being and AB blood group. In next lecture, we will discuss about multiple allele.